एप्लीकेशन प्रयागराज से मैं दिनेश कुशवाहा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जो लोग इस वक्त हमें देख पा रहे हैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जिस पुस्तक के बारे में हम सब चर्चा करेंगे उसका नाम है समोसा, जो एक कहानी संग्रह है। और इसके लेखक हमारे बीच हैं अमित राजपूत जी। तो सबसे पहले ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इस कार्यक्रम की भूमिका के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा एक जानी मानी अभिनेत्री और रंगकर्मी काजल सूरी जी को। वेलकम बहुत मैम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी सुधी जनों को जो यहाँ पे उपस्थित है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। समोसा, जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि ये जो कहानी संग्रह है ये बहुत ही खास है। अमित राजपूत जी का लिखा हुआ। खास इसलिए कहूँगी क्योंकि आज के दौर में युवा रचनाकार, चाहे हिंदी नाटक हो, हिंदी कहानी हो, नाम मात्र के ही रह गए हैं। ये हमें गुलजार साहब का एक शायरी का एक कुछ कोट करना चाहूंगी। बहुत खूबसूरत वो कहते हैं, जो बहुत ही सटीक बात है आज के दौर में। वो लिखते हैं कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी क्या हसरत से बात। तकती हैं। महीनों अब मुलाकात नहीं होती, महीनों अब अरे मुलाकात नहीं होती। जो शाम अक्सर उनकी सोहबत में कटा करती थी, क्या अब बात। अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दे में। बहुत ही बहुत खूबसूरत और बहुत ही सटीक बात कही है उन्होंने। और ये वाकई सच है कि आजकल वो जो जैसे किताब है समोसा, एक कहानी संग्रह, जो किताब के पन्ने पलटने का जो फील होता था, जो खुशबू है किताबों की, इतनी मतलब इसका तो जो सुकून मिलता है किताबों के पन्ने पलट कर, किताबों की कहानियां पढ़ने पर, या अपने बिस्तर के सिरहाने पे किताबें रखने का जो एक जी जी बिल्कुल। सुकून होता था वो कहीं खो सा गया है। खासतौर पर युवा पीढ़ी की अगर हम बात करते हैं। और अमित राजपूत जी के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वो अपनी लेखनी के जरिए उन युवा रचनाकार या लेखकों और या फिर युवा पीढ़ी का एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी लेखनी के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए। अमित राजपूत जी के लिए कहना चाहूंगी कि वो बहुत से पुरस्कारों से उनको नवाजा जा चुका है। विश्व की सबसे बड़े युवा स्तंभकार हैं। इसके लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत क्या बड़ी अचीवमेंट है। बहुत। जेएनयू के भारतीय जनसंचार संस्थान में से ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं, रहे हैं, और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो हैं ही। ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मैं ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ी हुई हूँ, तो एज ए ब्रॉडकास्टर मैं ये जरूर कहूंगी कि अमित राजपूत एक बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं। रेडियो नाटक बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं रेडियो नाटकों से जुड़ी हुई हूँ। बहुत खूबसूरत रेडियो नाटक उन्होंने लिखे हैं। रेडियो रूपक, रूपक लिखना बहुत आसान नहीं होता। नाटक लिखना फिर भी मैं कहूंगी कि आसान होता है, लेकिन जो रूपक लिखना है वो बहुत आसान नहीं होता। इस विधा में भी उनको महारत हासिल है। बहुत सारे रंगमंचीय नाटक भी लिखे हैं उन्होंने, और पुस्तकें लिखी हैं, और समोसा इनका पहला प्रकाशित कहानी संग्रह है। कहानियों की जब हम बात करते हैं तो मेरा मानना है कि जैसे हम नाटक करने वाली या रंगमंच से जुड़े कहते हैं कि रंगमंच एक उत्सव है, उसी तरह मैं भी ये कहूंगी कि कहानी एक उत्सव है। क्योंकि कहानियों ने हमेशा विश्वास, परंपरा, संस्कृति और इतिहास को भावी पीढ़ी से जोड़ा है। जब हम छोटे होते थे तो हम दादी नानी की कहानियां सुनते थे। एक क्रेज रहता था कि हमें खाना खाना है, रात का डिनर करना है और दादी नानी से कहानियां सुननी है। उन कहानियों ने हम पर एक बहुत इम्पैक्ट डाला ही डाला है, और वो कहीं ना कहीं हमारे आम जीवन में भी नजर आता है। कहानियां इंसान अपने आम जीवन से लेता है, अपने आसपास जो चीजें हो रही होती हैं वहां से लेता है। तो कहानी कहने वाला और कहानी सुनने वाला एक ब्रिज, कहानी इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का ब्रिज बनता है, एक सेतु बनता है, और वो सेतु बनाता है कहानी का, जो कहानी लिखता है। हम रंगमंच जब हम नाटक करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम एक कनेक्शन, एक रंगमंच, जो रंगमंच पे अभिनेता है उसके लिए बहुत जरूरी है एक कनेक्शन अपने ऑडियंस के साथ डेवलप करना, कि वो उस कनेक्शन के जरिए अपने ऑडियंस को उस नाटक में अपने साथ सफर करवाए। तो तभी उस नाटक की सार्थकता सिद्ध होगी, जब आपका एक ऑडियंस, आपका दर्शक आपके साथ इतना कनेक्ट हो जाए उस नाटक के जरिए, वो आपके साथ सफर करे। या रेडियो नाटक, जब हम रेडियो नाटक प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा यही मोटिव होता है कि चैनल चेंज ना किया जाए। जो हमारे श्रोता हैं वो इतना डूब जाए उस नाटक में, उनके सामने एक पेंटिंग सी नजर आ जाए, भले ही वो सुन रहे हैं लेकिन वो आपके साथ सफर करना शुरू हो जाए। यही काम एक कहानीकार का भी होता है, जो कहानी लिखता है, कि जो उसका पाठक है उसे लगे कि ये तो मेरी कहानी है, ये तो बहुत जानी पहचानी कहानी है, तो वो उस कहानी के साथ
सफर करने लगता है। तो अपनी कहानी के जरिए तो बहुत सारी कठिनाइयां तो आती हैं लिखने में। तो ये मैं जरूर कहूँगी कि रोशनी हो ना हो रहगुजर के लिए, रोशनी हो ना हो रहगुजर के लिए हौसला जरूरी है सफर के लिए। और क्या यही बात है, हौसला आगे क्या बात बढ़ने है। की राह देता है, आगे बढ़ने को, हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। क्योंकि पैशन बहुत जरूरी है। हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी में कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, इतना काम है, इतना काम है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो पागलपन है, भले ही लेखन के लिए, भले ही नाटक के लिए, भले ही किसी भी चीज के लिए, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर काम करने के लिए वो जुनून, वो पागलपन अगर हमारे अंदर है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 24 घंटे भी हमारे लिए छोटे पड़ जाते हैं कई बार, अगर वो पागलपन हमारे अंदर हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और जो उनकी कहानियां हैं उसमें मोहब्बत की अगर हम बात करते हैं, मोहब्बत के सारे रंग हैं उनकी कहानियों में। चाहे हम इश्क हकीकी या इश्क मजाजी की बात करते हैं, तो सारे रंग हैं। और इनकी सातों कहानियों में सात मोहब्बत के रंग हैं। हर कहानी की एक खास उसकी विशेषता है। और वो कि अलग अलग जो परिवेश है उनको, उनमें लिखी गई कहानियां हैं। और जो कथानक है वो वाकई बहुत बेजोड़ है। और जैसा कि मैंने कहा कि पाठक को लगता है कि ये मेरी कहानी है। तो बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, बहुत सारी बहुत खूबसूरत कहानियां हैं। एक कहानी बाहों के दरमियान आखिरी कहानी है। मैं इस कहानी का एक अंश जरूर पढ़ना चाहूंगी। और उस कहानी में ये है कि एक लड़की है आरती। थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी कि एक लड़की है आरती जो किराए के मकान में रहती है, काम करती है। जो वहाँ का जो मकान मालिक का जो बेटा है, मालकिन का जो बेटा है, वो भी सुनील नाम होता है उसका, उसकी माँ की बहुत सेवा करती है। लेकिन वो बहुत बिंदास और बहुत बोल्ड किस्म की लड़की है। सुनील उसको मन ही मन बहुत चाहता है, लेकिन इजहार जब करता है तो उसको धुतकार देती है। तो उसका एक अंश मैं पढ़ना चाहूंगी, छोटा सा अंश है। वक्त बीता तो सुनील ने गौर किया कि इतवार को अब आरती के कमरे में सन्नाटा रहता है। उसके कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियों की निचली चौकी पर के पास घास उग गई है। एक सबसे हैरान करने वाली चीज जो सुनील गौर कर पाया वो ये कि आरती अब अपने दफ्तर भी आते जाते नहीं दिखती। सुनील को आरती की थोड़ी चिंता सताने लगी। वो सोचने लगा कि उसे आरती से मिलना चाहिए और उसे देखना चाहिए। लेकिन वो सोच में पड़ जाता है कि कहीं आरती अब भी उससे 36 का आंकड़ा रखती हो तो। सुनील की चिंता का एक कारण ये भी था कि आरती इन दिनों थोड़ी बदसूरत दिखने लगी है। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं और वो बहुत परेशान सी जान पड़ती है। आरती की ये हालत इसलिए है क्योंकि उसको कभी ना ठीक होने वाला कोई रोग हो गया है। इसके कारण उसके दफ्तर के लोगों ने आरती पर इच्छा जाहिर करना छोड़ दिया और आरती को नौकरी से निकाल दिया। पैसों के लिए दूसरों को खुश करने वाली आज एक एक पाई की मोहताज हो गई है, जिससे वो अपने कुछ दिन और जिंदा रहने के लिए इलाज करा पाती। उसके दफ्तर के जिस्मानी शोषक सहकर्मी अब उसका धोखे से नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझते थे। ये सभी बातें जग जाहिर हो चुकी हैं। सुनील को भी दूसरों के माध्यम से ही उड़ते उड़ते पता चली है ये बात। ऐसे में वो आज फिर से बेसुध होकर, अपनी माँ की बहू के प्यार में बावला होकर दौड़ता हुआ आरती के पास पहुंचा और बिना किसी सोच विचार और झिझक के आरती को अपनी बाहों में समेट लिया। ये ना जाने कैसा सुकून है जो आज आरती को मिल रहा है। आरती ने सुनील का हाथ थामा और अपनी उलझी हुई सांसों में सनी आवाज में बोली, सुनील, मैं तुम्हें कभी समझ तो ना सकी और ना ही कभी तुम्हारे प्यार को अपनी तमाशबीनी के सामने महसूस ही कर पाई। इसलिए मैं तुमसे कुछ भी मांगने की हकदार भी नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हारी माँ की कुछ दिनों तक दिल लोकेशन से बहुत सेवा बढ़िया जरूर की है। इसके बदले में तुमसे उनकी अंतिम ख्वाहिश मांगने की उधर जरूर से रास्ता हकदार है, हूँ। कल का रास्ता इधर ये से जरूर कहते सुन हुए आरती की सांसें टूटने लगी। वास्तव में टहनी पर लगे फूल को उसके नीचे लगे खार ही बड़ी शिद्दत से चाहते हैं। तभी तो इतना सब कुछ झेलते हुए भी फूलों के अंत समय में उनके मृत शरीर को वही खार अपनी बाहों में पन्हा देते हैं। और तब अंत समय में उस गुल को जरूर उन खारों से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि अब हमेशा हमेशा के लिए उस गुल को रहना पड़ता है उन्हीं खारों के बाहों के दरमियान। तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी इन्होंने लिखी है, बहुत ही खूबसूरत।
तो मैं जो ये किताब है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और चलते चलते अमित जी के लिए ये जरूर कहना चाहूंगी, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। अमित जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच। वाह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद काजल सूरी जी। मैं जानना चाहूंगा क्या प्रोफेसर जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं? मे बी नॉट, उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। आकांक्षा भी नहीं दिख रही हैं, तो आप प्लीज यूज स्विच। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। यस। अब मैं आपके बीच तारुफ कराना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत का जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डिजाइनर और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सलीम आरिफ जी। हम सभी की ओर से आपका इस मंच पर स्वागत है। सलीम जी के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि जी के कमलों द्वारा पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम होगा और उनका वक्तव्य। तो सर सलीम आरिफ जी आमंत्रित हैं इस मंच पर। जी, बहुत शुक्रिया। अमित की ये किताब समोसा बहुत मजेदार है और इसमें कहानियां अजनबी रूसी। तो ये किताब मैंने पढ़ी, अमित को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इसका लहजा बड़ा नया है। हमने अक्सर लड़कियों के गालों की उपमा सुनी थी, टमाटर जैसे गाल और सेब जैसे गाल। अमित ने उस एक कहानी में उसको समोसे जैसे गाल बना दिया है, जो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज लगी मुझे उस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में। और शायद कहानी का टाइटल भी, किताब का टाइटल भी उन्होंने समोसा मेरे से निकाला है। और वतनिया भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो अंश पढ़ा काजल जी ने। ये आज के दौर में साहित्य में जितना कम हो गया है, जैसा नवयुवकों का पार्टिसिपेशन, मुझे बहुत खुशी है कि हमें जैसे लोग आगे आ रहे हैं और वो फीचर्स और ड्रामे और उसके अलावा कहानियां भी, क्योंकि हमें आज की कहानियां चाहिए, आज के बदलते परिवेश की कहानियां चाहिए आज के। और ये कहानियां हमको इनके जैसे लोगों से जब मिलती है तो हमें एक नया नजरिया मिलता है उन शहरों के जीवन को देखने का जिनसे हम लोग एक तरह से महानगरों में कटे रहते हैं। तो ये अमित की खासियत मुझे लग रही है कि उन शहरों की तरफ हमारा ध्यान खींचना जिनकी तरफ हमारा अमूमन ध्यान नहीं जाता, वो एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे कहानी में। एक नॉन मेट्रो सिटीज की जो एक सेंसिबिलिटी है उसको ये कहानियां बड़ी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करती हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है जिस तरह से हमारी फिल्मों में और खेलों में आप अगर देखें तो महानगरों का वर्चस्व कम हुआ है और पूरे देश के लोग अपनी अपनी तरह से छोटे शहरों से, कस्बों से आए हुए लोग मेन स्ट्रीम में आकर बड़ा काम कर रहे हैं, जिसको मैं ड्रोनिफिकेशन ऑफ सिनेमा या लिटरेचर कह सकता हूँ। अमित भी उसका एक हिस्सा है। मुझे खुशी है कि मुझे आज आप सबके साथ इस मौके पे शामिल होने का मौका मिला, खासतौर से पंकज जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक हो अमित। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम आरिफ जी। तो हेलो, हाँ जी, सही है। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कि अमित राजपूत जी द्वारा रचित कहानी संग्रह समोसा की एक झलक दिखाकर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की औपचारिकताएं पूरी करने की कृपा करें। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, एक बार स्क्रीन पे इसको दिखाना है सर, इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि जी का वक्तव्य होगा। पंकज भाई मुझे नजर नहीं आ रहे। हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहे हैं सर। असल में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें कहीं बीच में वो मेन पैनल में दिख रहे होंगे। हाँ, बड़े पैनल। काजल मैम, आपका बुक सही नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर करें।
Is this on? जी पंकज भाई, it's on. हाँ जी, ये हाँ, आपकी किताब। अब वो औपचारिक। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत जी, मुबारक बहुत अमित जी। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मैम आपका बहुत फेस कवर हो रहा है आपको- काजल मैम। बहुत शुक्रिया और आपको- बहुत बहुत मुबारक अमित, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो अब हमारे बीच हैं भारतीय सिनेमा जगत के पार्श्व गायक पंकज उदास जी, जो इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आपके सम्मान व आपके परिचय के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। मैं चाहूंगा कि यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण एक साथ पंकज उदास जी को अपने 2 शब्द रखने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि आपको इस मंच पर अकेले आमंत्रित करना मेरे बस की बात नहीं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अमित को इस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो उन्होंने पब्लिश किया है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जो काजल जी ने कहा। मेरे ख्याल से उन्होंने जो इस किताब के बारे में जो कुछ कहना था वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और इन द राइट पर्सपेक्टिव में उन्होंने इस बात को उन्होंने सबके सामने रखा। 2-4 अशार शेर भी बहुत अच्छे उन्होंने पढ़े गुलजार साहब के। और तो आपने जो एक बात कही काजल जी ने कि इस दौर में अब किताबें पढ़ना और ये सारी बातें थोड़ी जिसको कहें कि कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगा सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए इट्स बिकम डेटेड। वो कहते हैं कि ये पुरानी बातें हो गई सारी, बैठ के किताब पढ़ना ये वो। बट मुझे याद है कि मेरा बचपन जिस जगह पे गुजरा, तो गर्मी की छुट्टियों में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे दादा के पास जाया करता था। तो मेरे दादा एक छोटे से गांव में रहते थे और उस गांव में हर गांव में गांव की पंचायत होती है। तो वो पंचायत का एक छोटा सा ऑफिस था और उस ऑफिस में एक स्टील की अलमारी थी, एक कबर्ड था, उसके अंदर कुछ किताबें रखी हुई थी। तो मुझे पढ़ने का इतना शौक था कि मैं वो जिद करके जो सरपंच होते थे उनसे चाबी लेके मैं जाता था और 3, 4, 5, 6 किताबें उठा के ले आता था। और मैं सुबह से घुसा रहता था। कभी कभी मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि बस करो, अब कितना पढ़ोगे कितना पढ़ोगे। तो मैं समझता हूँ कि कहानी पढ़ने का जो एक आनंद है, उसका जो एक एक्साइटमेंट है, उसका जो एक अलग ही जो मजा है, वो शायद आपको कहीं ना मिले। और आज मैंने थोड़ी देर के लिए आपकी किताब में माजरत चाहता हूँ कि मैंने बहुत ध्यान से तो सब कहानियां नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने कुछ अंश आपकी कहानियों के पढ़े मैंने। और मैंने ये महसूस किया कि आपका जो अंदाज है और आपका जो बयान है उसमें कोई एक अनोखापन है, उसमें कोई एक नौजवान नए जमाने के ऑथर का असर है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कन्विंसिंग हैं, जो दिल को छूती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कहानियां, इस तरह का लेखन जो है वो बहुत ही मानी रखता है, क्योंकि कहीं ऐसा महसूस होता है कि हम लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारी बहुत सारी परंपराएं जो हैं उससे दूर होते जा रहे हैं हम। और कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं कि किताब पढ़ना उसका भी एक आनंद है, उसकी भी एक अलग ही
उसका एक अलग ही अनुभव है, मैं ये कहना चाहूँगा। इट्स नॉट जस्ट रीडिंग, बट ये एक पूरा एक्सपीरियंस है जो है, वो एक्सपीरियंस बहुत ही एक अलग मानी रखता है। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, और मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आपका ये जो मजमुआ, आपकी ये जो किताब है, वो बहुत मकबूल हो, बहुत पॉपुलर हो, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। और मैं खुद रेकमेंड करूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उसे पसंद करें। और एक मेरा सवाल जरूर है, नो डाउट काजल जी ने कहीं, सलीम भाई ने कहीं इस बात का जिक्र किया कि आपने गालों के लिए एक अलग डेफिनेशन दिया है, बट मैं ये सोच रहा था कि आप क्या वजह थी कि आपने इस किताब का उन्वान जो है वो समोसा रखा? ओके क्या 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 वजह थी अमित कि आपने ये नाम चुना? सर, इसमें एक कहानी है जो प्रतिनिधि कहानी है, उसका नाम है समोसा। तो उसमें एक टीनेजर लड़की होती है जो अभी अभी इंटरमीडिएट 10+2 पास करके गई है इलाहाबाद। प्लॉट भी इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, उसकी साइंस फैकल्टी का, मे बी मैथमेटिकल डिपार्टमेंट का, मैथमेटिक्स का। तो मानसल श्रृंगार है इसमें कि उसके जो गाल हैं, तो गालों की जो लालिमा होती है किशोरियों में, तो उसमें बहुत विविधता होती है। कि अब समोसा देखिए, जब आप समोसा, जैसे काजल मैम है तो सी बिलोंग्स टू कश्मीर, तो कश्मीर की जैसे हैं तो शेप की तरह होती हैं। तो मैम का आप देखें और आप अपना देखें तो दोनों में विविधता है। तो वो ऐसी किशोरी है कि गौरवर्णी है, और उसमें जो लावण्य है वो ऐसा है जैसे समोसा को आप तलें, एक बढ़िया सुडौल समोसा, और उसको दुरुस्त तरीके से माड़ा जाए। बहुत खुदा ने उसको बहुत अच्छे से बनाया, मतलब उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हुई है। तो उस तरह का जो तला हुआ उसकी जो सुर्खियत होती है समोसे की, उसकी उपमा है उसके गालों से। और एक उसका कलीग होता है लड़का, तो वो इस चीज की परख वो लड़का करता है, जो पात्र है हमारा। तो वो कहता है उस लड़की को कि तुम्हारे गाल जैसे समोसा। तो हमारे यहाँ एक चलन है, आप सेंट जेवियर्स में जब पढ़े होंगे तो कई टीचर्स होंगे, कई कलीग्स होंगे, सीनियर जूनियर, आप उनका नाम कुछ रख देते हैं उपमान के तौर पे। हम लोग अपने टीचर्स का रखते हैं। तो उस लड़की को वो समोसा समोसा कह के चिढ़ाने लगा कि वो देखो समोसा आ रहा है, वो समोसा आ रहा है। तो हंसती थी तो उसकी सुर्खियत और कंसंट्रेट होती थी। तो कहते थे समोसा आ रहा है। फिर उसने एक स्लोगन भी बनाया क्लास में कि जब वो लड़की आती थी, प्रवेश करती थी अपनी कक्षा में, तो वो लड़का थोड़ा वाचाल था तो खड़ा होता था और स्लोगन बोलता था कि रेड चीफ है तो सारी क्लास बोलती थी कि लेदर ही होगा। रेड चीफ है तो लेदर ही होगा, और रेड चीक है तो समोसा ही होगा। तो इस तरह से रेड चीफ है तो लेदर ही होगा, और रेड चीक है तो समोसा ही होगा। वही मैंने कहा कि जो मैंने पढ़ा, मैंने महसूस किया कि आपका जो अंदाज है, आपकी जो लेखनी है, उसमें कोई एक नयापन है, कोई एक अलग अप्रोच है। और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी होता है कि किसी भी फील्ड में एक आपका अपनापन झलकना चाहिए, वो नजर आना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये आपके लिए सबसे, जिसको कहें कि इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट कि आप अपना लिखते हैं, आप अपना खुद का सोचा हुआ लिखते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूंगा कि समोसा ज्यादा से ज्यादा बिके और बहुत मकबूल हो। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि देश के प्रतिष्ठित संवेदनशील लेखक और पत्रकार अमित राजपूत जी अपनी बात रखें। जैसा कि हम सुन चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब हम कुछ और भी सुनना चाहेंगे। जी, मैं तो धन्यवाद के क्रम में आऊंगा कि जो हमारी हिंदुस्तानी गजल गायकी के जो
प्रधान प्रतिमान है, जिनका आला तरीन जिनकी मौसीकी है, जिनके हम सब कायल हैं, और हमारी जो एक पीढ़ी आगे है और जो एक पीढ़ी पीछे है, और उसके बाद बनिस्पत कई दशक कई शताब्दियां जिन्हें याद रखेंगी। तो तकनीकी कुछ अवरोध हैं, और मैं नजदीक होता तो मैं बिल्कुल आपको यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं बहुत मुतासिर हूं सर आपका पहले से ही। और मैं थोड़ा सा खेद भी प्रकट करूंगा, क्योंकि आपका उरूज इतना है, मैं न केवल आपकी मौसीकी बल्कि आपके व्यक्तित्व से भी बहुत प्रभावित हूं। जिस तरह से आपकी जर्नी है, आपके डीएनए, आपके इन ब्लड में जो उरूज है वो समावेशी उरूज, चाहे वो शख्सियत का हो चाहे वो लौकिक हो। तो इतनी महान हस्ती होने के बाद आप मुझ जैसे नाचीज और अकिंचन को आपने एक स्नेह जो दिया, जैसे मैं फॉलो कर रहा था, आपकी इतनी व्यस्तता होने के बावजूद मैं बार बार फोन करता रहा और कोऑर्डिनेट करता रहा। मेरी कुछ मजबूरियां थी, इसलिए हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, नहीं तो हम ऑफलाइन होते। तो इन तमाम चीजों के बाद आपने वो मुझे स्नेह दिया, इसके लिए मैं बहुत हृदय से आपका आभारी हूँ। और आपने हमें वो थाती दे दी कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को सीना ठोक के, न केवल मैं, काजल मैम और तमाम लोग और बहुत सारे पत्रकार भोपाल, दिल्ली, लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो सब अपने जीवन में इस बात को कह पाएंगे कि हमने जो है आदरणीय पंकज उदास जी को सुना है, देखा है, समझा है, और हम उस दौर में हैं। तो और आपका जो स्नेह मिला है हमारी पुस्तक को, मुझे, तो उसके लिए मैं बहुत आपका हृदय से आभारी हूँ सर। श्री सलीम आरिफ साहब, वो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, बहुत मेरे गार्जियन हैं, वो मेरे गुरु हैं, मार्ग बताते हैं, साथ बहुत विविध डायनेमिक रिलेशन है हमारे उनके साथ में। तो उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और उनको भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। इतना अधिकार देते हैं वो मुझे कि लगता है मैं औपचारिकता प्रकट कर रहा हूं, तो लेकिन फिर भी सर धन्यवाद आपका। और काजल मैम है, तो काजल मैम, इनका भी, इनके फादर साहब सर सूरी सर बहुत सीनियर और वेटरन एक्टर रहे हैं, आप उनकी बेटी हैं। और न केवल आप मिस्टर सूरी सर की बेटी के नाते आपकी पहचान है, बल्कि आप खुद एक जबरदस्त और फनकार हैं, कलाकार हैं, और मंचों पर भी और रेडियो में भी। आकाशवाणी दिल्ली मुख्यालय में आप दिल्ली चैनल जो है आकाशवाणी दिल्ली का, उसमें आप ड्रामा डिवीजन की हेड हैं। मेरा व्यक्तिगत राब्ता मैडम से है कि आपके लिए मैं कार्यक्रम लिखता रहता हूँ। तो इस तरह से कुनबा है। आदरणीय जेटली सर हमारे साथ हैं, और एक बहुत अच्छा एक संयोग है सर कि मेरी जो पहली किताब आई थी वो अंतर्वेद प्रवर थी, और उसमें मुझे महामहिम भारत रत्न प्रणब मुखर्जी जी का आशीर्वाद मिला था। पहली मेरी किताब का विमोचन उन्होंने किया था। और समोसा मेरी पहली फिक्शनल बुक है, इट इज अ फर्स्ट फिक्शनल बुक, और उसके साथ आप जुड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि मैं बता सकूंगा कि मेरी पहली किताब प्रणबदा और मेरी पहली फर्स्ट फिक्शनल बुक बाय यू सर। और ये एक अच्छा है संयोग कि जेटली सर ने उसका भी कवर बनाया था और इसका भी कवर जेटली सर ने बनाया है। इसकी जो मॉडल है वो मेरी बहुत नियर डियर फ्रेंड है, मेरी स्निग्ध आली है, आकांक्षा वर्मा टंडन जी, और तकनीकी वश वो शायद नहीं जुड़ पाई हैं या जो भी है, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस कवर की मॉडल हैं। जेटली सर का अभिवादन करता हूं। 2-3 शख्सियत और हैं, जैसे अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, वो इसके पहले औपचारिक पाठक रहे हैं, उनका इसमें कोट है। इसके अलावा इसका कवर लॉन्च किया था बड़े वरिष्ठ और प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी ने, तो मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और अंत में ये किताब जिनको मैंने समर्पित की है, मेरे महबूब यार हैं सीपी श्रीवास्तव, उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से थैंक यू बोलता हूं और ब्लेस करता हूं। और एक बार सबका एक साथ इतना स्नेह देने के लिए, जुड़ने के लिए और समोसा परिवार का हिस्सा बनने के लिए सबको। और जब भी मैं हकीकत में फिजिकली जैसे ही मैं प्रेजेंट होता हूं आप सबके सामने, तो हम लेट्स ट्रीट विद समोसा, और समोसा खाएंगे और समोसा को बांचेंगे भी हम लोग। तो इनके शब्दों के साथ मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खूबसूरत यादें
एक खूबसूरत यादें पंकज जी के साथ, काजल सूरी मैम के साथ, सलीम आरिफ जी के साथ, शुक्रिया। अमित जी के साथ तो अक्सर मुलाकात होती ही है, लेकिन आप जी, सबके साथ पहली बार जुड़ने का मौका मिला। तो इस कार्यक्रम धन्यवाद। के लिए बस इतना ही। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता शुक्रिया। हूँ आप सभी का। और इसी के साथ यह पुस्तक विमोचन कार्यक्रम संपन्न होता है। एक छोटी सी बहुत याद इस शुक्रिया। पुस्तक बहुत बस। थैंक यू सो मच सर। बहुत पंकज सर, शुक्रिया। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू काजल मैम, थैंक यू। थैंक Thank यू you, सलीम बहुत सर, शुक्रिया, नाइस टू बहुत मीट यू ऑल शुक्रिया। ऑफ यू, थैंक यू सो मच Thank सर, you, थैंक thank यू, you. थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू।